हेलो बच्चों, क्या हुआ? एग्जाम आ रहे हैं और अगर क्लास 10th में आप हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हियर आई एम विद चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल इन वन शॉट वीडियो। इसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो बात आती है ना, जब भी कोई आपसे पूछता है डेफिनेशन कि यार मेटल क्या है या नॉन मेटल क्या है, तो आपका जवाब क्या होता है? आपका जवाब हो सकता है यार ये हार्ड होते हैं, ये लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं। बेटा, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज है मेटल की, ना कि मेटल की डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूं कि आप मेटल को डिफाइन कैसे करोगे, तो एक सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान रखना। आप लोगों ने 9th में कुछ वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, तो उसी में से मैं बात करता हूं। अगर आपके पास मेटल की डेफिनेशन आई लिखने को, तो आपको लिखना है वो एलिमेंट मेटल्स कहलाते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 या तो 2 या तो 3 होंगे। मतलब कि जैसे कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब आप बेटा 9th के हिसाब से कॉन्फ़िगर करोगे तो 2, 8 एंड 1 लिखोगे। अब क्योंकि लास्ट के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने का मतलब कि ये मेटल है। इसी कारण से सोडियम को मेटल कहा जा सकता है। तो मेटल की डेफिनेशन भी क्या क्या लिख सकते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव आइदर 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अच्छा, नॉन मेटल की डेफिनेशन इसी के जस्ट अलग क्या होती है? तो जिसके लास्ट में, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होगा, वो सभी नॉन मेटल कहलाएंगे। यानी आप उसकी डेफिनेशन में लिख देंगे कि दोज एलिमेंट्स which have either 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। तो बेसिक सी डेफिनेशन मेटल और नॉन मेटल की ये होती है। अब बात आती है, जितनी भी आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो भी चीजें जैसे कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सब प्रॉपर्टीज है मेटल की। तो चलो वन बाय वन चैप्टर को समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने कुछ मेटल्स के और कुछ नॉन मेटल्स के डायग्राम बनाए हुए हैं इस पीपीटी में। अब आप देखो, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब इस चैप्टर में आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे, मेटल और नॉन मेटल की। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं मेटल के साथ, तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला नंबर पे आता है बच्चों मेटेलिक लस्टर। मतलब लस्टर का मतलब क्या है? चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं, ये सारे ही मेटल चमकते हैं, मतलब इनमें एक चमक होती है। जैसे आपको अगर चमक चेक करना है, तो आप एक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम का कोई सैंपल लो और उसको थोड़ा सा रब करो, क्लीन करो उसके सरफेस को। ओके, जब आप उसके सरफेस को क्लीन करोगे रबिंग से, तो आपको शाइनिंग शाइनिंग से चीजें दिखने लगेंगी। यही शाइनिंग नेचर मेटालिक लस्टर कहलाता है। इसके अलावा मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। जितने मेटल है हमारे आसपास, वो सारे के सारे हार्ड होते हैं। लेकिन हाँ भाई, दुनिया में सब चीजों का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। अगर मैं कहूं कि इंसान अच्छे होते हैं, तो नहीं, कुछ बुरे इंसान भी होते हैं। जानवर बहुत बुरे होते तो नहीं, जानवर कुछ अच्छे भी होते हैं, है कि नहीं? तो सिमिलरली हर एक चीज का दुनिया में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो वैसे ही हार्डनेस की अगर बात करें, तो कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो हार्ड नहीं होते। जैसे कि सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको तुम चाकू से भी काट सकते हो। चाकू से पनीर की तरह कट सकता है, एकदम इतना सॉफ्ट होता है। तो सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, बहुत आसानी से कट जाता है। इसके अलावा सोडियम के बारे में एक और खासियत बता दूं, सोडियम रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है, जल जाता है। इसीलिए सोडियम को आपको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखना पड़ता है, ताकि उसको एनवायरमेंट ना मिले और उसमें कैच फायर ना हो, फायर कैच ना करे, आग ना लगे। ठीक है, सोडियम अलग से पानी के साथ भी बहुत जल्दी बर्न होता है, ब्लास्ट होता है। सोडियम को अगर पानी से रखो तो दूर रखने का, सोडियम को ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देना है, एग्रेसिव रिएक्शन हो जाता है। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मैलिएबिलिटी। देखो, मैलिएबिलिटी ये वो प्रॉपर्टी है जो तुमने क्लास 9th में रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़ा था, कि गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने। रीजन, मैलिएबिलिटी ऑफ गोल्ड। देखो, मैलिएबिलिटी का मतलब है कि जितने भी मेटल है उसको पीट पीट के तुम पतली शीट बना सकते हो, बहुत पतली शीट बना सकते हो। जैसे कि घर में आपको थाली दिखती है, प्लेट्स दिखते हैं, किस चीज के? मेटलिक प्लेट्स है। अब वो प्लेट्स का देखो कितनी पतली पतली लेयर होती है। एग्जांपल दूसरी आप लेके चलो, आप लोग कई लोग आप में से चेन पहनते हैं या कड़े पहनते हैं,
अब मान के चलिए आप गोल्ड या चांदी का पहन रहे हैं कड़ा, तो उस कड़े का जो शेप है, जो उसको पतली सी पट्टी में बनाया गया, पहले उसकी पट्टी पीट पीट कर बनाया गया पट्टी, फिर उसको राउंड शेप दिया गया। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो पतली पतली बीटन इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर, चांदी और सोना। फिर आता है बच्चों डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी की जैसा ही डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को खींच करके आप तार बना सकते हैं। आपने देखो जितने आपके आसपास तार दिखते हैं कॉपर एल्युमिनियम वगैरह के, ये सारे तार किस चीज के, दे आर मेटल्स। तो मेटल को खींच करके तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड जो है ना बहुत डक्टाइल है। इवन 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो पिघला करके, इतनी ज्यादा। ठीक है, सो देन अब आप देखो नेक्स्ट आता है कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम कॉपर को आप लोग क्लैंप करो, एक एक्सपेरिमेंट है कि आपके पास ना इस तरीके का एक रॉड रहेगा, आप उस पे मोम की सहायता से, मोमबत्ती की सहायता से एक कील टांग दो, पिन टांग दो मेटलिक, ठीक है, और यहां से गर्म करना चालू करो। आप लोहे को गर्म इधर कर रहे हो, लेकिन हीट धीरे धीरे फैलते फैलते यहाँ पे क्या होगा कि मोम पिघलेगा और ये पिन सीधा नीचे गिर जाएगा। यानी ये पिन गिरने का रीजन क्या है कि वहां तक हीट पहुंच पाया, पहुंचा कैसे, क्योंकि मेटल था। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। तो हीट को ये कंडक्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इसका था। सबसे अच्छा कंडक्टर बात करें तो सिल्वर है, और सिल्वर और दूसरा कॉपर होता है। आप लोग वायर कॉपर के इस्तेमाल करते हो, कभी मार्केट में जाओगे एसी खरीदने, पंखा खरीदने, कूलर खरीदने, तो आपसे ना वो हमेशा पूछेगा कि आपको कैसी वाइंडिंग चाहिए, कॉपर या एल्युमिनियम। हाँ, चांदी नहीं पूछेगा वरना इतना महंगा हो जाएगा कि लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कॉपर, सिल्वर के बाद बेस्ट ऑप्शन हमारा कॉपर है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम है। तो कॉपर और एल्युमिनियम में से हमेशा कॉपर चुनने की कोशिश करना, बिकॉज दैट इज मोर कंडक्टिव। ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर, चांदी। ठीक है, लेकिन चांदी को यूज नहीं कर सकते, इट इज वेरी कॉस्टली, डिवाइसेस महंगी हो जाएंगे। लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर है हीट के। देखो लेड जो है ना और मरकरी जो है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दे आर मरकरी सर बैड कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं। तो देखो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आसानी से कंडक्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। Do the wires that carry current have a coating of PVC, polyvinyl chloride, the rubber-like material. They are insulated to prevent from electric. अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास यहाँ एक सर्किट बनी हुई है, बैटरी के साथ हमने एक तार जोड़ा और यहाँ एक बल्ब से जोड़ दिया, बल्ब को जलाने का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये तार है ना, ये तार के ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक जैसा आपको लगेगा कि यार ये तो ब्लैक कलर की प्लास्टिक है, तारों के ऊपर आप देखते होंगे। तो ये जो कोटिंग है दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके नीचे तार है जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल की, जिसको कहते हैं सोनोरिटी, मतलब सोनोरस। जितने भी मेटल्स हमारे पास हैं दे आर सोनोरस, मतलब गिरेंगे तो आपको आवाज आएगी। पड़ोसी के घर में बर्तन गिर जाए तो तुम्हारे तक आवाज आती है। तो आप कहते हैं ना पड़ोसी के बर्तन गिर गए, 2 बर्तन आपस में टकराएंगे, 4 बर्तन रखेंगे तो आवाज तो होगी ही। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो ये जो आवाज निकलती है ना, यही सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स आर सोनोरस, टकराएंगे आवाज आएगी। जैसे यहाँ घंटी बनी हुई है, तो ये घंटी है, मंदिर में जो घंटी बजती है वो मेटल है, उसमें से आवाज निकलती है ना, तो दे आर सोनोरस। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी में अगला जो आता है थोड़ा सा इसके बारे में, कुछ खास एलिमेंट्स के बारे में बात हुई है कि दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। एग्जांपल कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा नहीं है नेचर के अंदर। ठीक है, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। देखो यहां पर बात आ गई, जितने भी नॉन मेटल्स है वो या तो सॉलिड है या तो गैस है। एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ऐसे ही मेटल भी तो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है मरकरी। तो मरकरी भी याद रखना एक मेटल का एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड में पाया जाता है। आपने देखा होगा, इसको पारा बोलते हैं। बुखार में डॉक्टर जो आपके मुंह में जो थर्मामीटर लगाता है, उसके अंदर एक छोटी सी लिक्विड होती है, ऊपर उठती है, वही बताता है कि बुखार कितना है, वो मरकरी है। तो आप वो देखो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मेटल। ठीक है, ऐसे ही नॉन मेटल में ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
कुछ की प्रॉपर्टी दी है, जैसे ग्रेफाइट है, नॉन लस्ट्रस है। आप एक चीज गौर करो, जितने भी नॉन मेटल्स है दे आर नॉन लस्ट्रस, चमकते नहीं है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन यहाँ लिखा हुआ है जो लस्ट्रस है, कौन? आयोडीन। तो ध्यान रखना, एक ऐसा नॉन मेटल जो लस्ट्रस है, जो चमकदार है, वो है आयोडीन। एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन। ये एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे उस मेटल मरकरी की बात की गई है जो मैंने अभी आपको बताया था कि मरकरी एक ऐसा मेटल है ना जो कि सॉलिड नहीं है रूम टेम्परेचर पे, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, अभी हमने बात करी। तो ये कुछ हमारे एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। एक एक्सेप्शन ये है कि जितने नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट वेरी हार्ड एज कम्पेयर टू मेटल, लेकिन दुनिया का सबसे हार्ड एलिमेंट, दुनिया का सबसे हार्ड चीज ग्रेफाइट, सॉरी डायमंड, ये क्या है? एक नॉन मेटल है। यानी डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, देखो मेटल से ना जस्ट अपोजिट चले जाओ। मेटल हार्ड है, नॉन मेटल उतना हार्ड नहीं है। मेटल सोनोरस है, नॉन मेटल उतना सोनोरस नहीं है। मेटल चमकदार है, नॉन मेटल चमकदार नहीं है। ऐसे ही मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन नॉन मेटल में एक ग्रेफाइट ऐसा एग्जांपल है बच्चों जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो दोनों जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इसमें हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है रिबन का, मैग्नीशियम रिबन के बारे में, कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है अगर आप उसको आग लगाने की कोशिश करोगे ना तो नहीं लगेगा। मैग्नीशियम के ऊपर ऐसा क्या है? क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नीशियम, क्वेश्चन आएगा व्हाई मैग्नीशियम इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। पेपर बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले इसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? देखो मैग्नीशियम रिबन की खासियत है कि जितने भी मैग्नीशियम है बेटा, मैग्नीशियम का कोई भी रिबन हो, कोई भी शेप हो, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन। जैसे ही मैग्नीशियम को ऑक्सीजन नजर आएगा ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, MgO बना लेगा। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड इस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, जो इसको फिर फर्दर आग लगने से बचाएगा। मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, जो उसके ऊपर एक लेयर का काम करेगा, परत का काम करेगा, जो उसको फिर से जलने से बचाएगा। तो आप क्या करते हो, मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से घिस देते हो। घिसने से क्या होगा कि उसके ऊपर का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर था ना, ये हट जाएगा। और ये हटते ही आप देखोगे कि मैग्नीशियम फिर बर्न करता है बड़े आराम से। तो ये था मैग्नीशियम रिबन को जलाने का एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया। देखो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। मैग्नीशियम में अगर वाटर मिलाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो बर्न मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज एंड डिसॉल्व इन वाटर। तो जो राख बची उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए रेड लिटमस ब्लू बन जाता है। बेसिक नेचर है, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो ये आपकी बुक का ना एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो यहां से आपने एक चीज सीखी कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा, आपने कभी नोट किया हो, अगर आपको कभी मधुमक्खी काट ले, कभी चींटी काट ले, कभी भंवरा काट ले, तो उनके काटने के बाद जो डंक होता है उसे फूल जाता है या जलन होती है। ऐसे केसेस में हमने स्कूल में अक्सर देखा है कि कोई मेटल की चीज आप उसके ऊपर घिसते हो, है ना, मेटल की चीज घिसते हैं, कहते हैं चाबी घिस दो, छल्ला घिस दो, बेल्ट घिस दो। क्यों यार? बचपन से हम ये चीज सीखते आ रहे हैं लेकिन हमें इसका कारण नहीं पता था। देखो जो मेटल होता है वो क्या है, मतलब लोहा, जितने भी चाबी, छल्ले और आपका बेल्ट, ये मेटल है। और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो बाहर ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड जो है ना, ये बेसिक है नेचर में। और क्योंकि जो चींटी ने या आपको भंवरे ने डंक मारा था वो एसिडिक था, एसिड के ऊपर जब बेस को रगड़ोगे तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण आपको वो जलन होना बंद हो जाता है। ये था उसके पीछे का साइंस। तो यहां पर यही बात हुई है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। इसी के अपोजिट नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इसका एग्जांपल के लिए आप जैसे एक नॉन मेटल ले लो, सल्फर। सल्फर पाउडर को बर्न करो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड का फ्यूम्स मिलेगा, टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर।
प्लेसिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर अ बर्निंग सल्फर के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दो तो आप उसमें ना उसके फ्यूम्स यानी भाप यानी धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं को इकट्ठा कर पाएंगे। अब उसमें कुछ वाटर मिला दो टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको घुमाओ, तो सल्फर डाइऑक्साइड था, वाटर मिला के घुमाओगे तो क्या होगा, वाटर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके H2SO3 बनाएगा। ये जो H2SO3 है ये एक एसिड है, ये एसिड है। अगर आप उसमें लिटमस पेपर डालते हो तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का शो करेगा आपको। यानी ये क्लियर हो गया कि नॉन मेटल जैसे कि सल्फर, इसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। अब इसमें मेटल बर्न इन एयर, हवा में अगर जलाया जाए मेटल को तो क्या होता है भाई, मेटल ऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात है। वी नो दैट, हमने ये पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रिएक्शन लिखा है जनरल की मेटल में ऑक्सीजन मिलाएं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। कोई भी मेटल ले लो, कॉपर मेटल ऑक्सीजन मिलाया कॉपर ऑक्साइड बनेगा, अल्युमिनियम मेटल ऑक्सीजन मिलाया एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसे एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3। फॉर्मूला ध्यान रखना, 9th में आपने फॉर्मूला बनाना सीखा था। तो ये सब चीजें हैं। अगला है कि ये वही बात है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, उसके बारे में लिख दिया है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे देखो, सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शोज बोथ, ये दोनों नेचर शो कर रहे हैं, एसिडिक बेसिक दोनों। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस आर प्रोड्यूस, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, एल्यूमिनियम को Al2O3 को जब HCl से रिएक्ट कर रहे हैं तो AlCl3 और वाटर बना, AlCl3 और कुछ नहीं सॉल्ट है, और ये आपका वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपने एसिड डाला है HCl, मतलब एल्यूमिना बेस का काम कर रहा है। वहीं दूसरे रिएक्शन में देखो, एल्यूमिनिया को बेस के साथ रिएक्ट किया, NaOH एक बेस है, तो जब आप बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो एल्यूमिना एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। यानी कि एल्यूमिना एसिड और बेस दोनों की तरफ रिएक्ट करता है, और यही कारण है कि इसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह जानते हैं। इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड्स। अगर आप मेटल को बर्न करते हैं हवा में, जैसे ये मान लो ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड में पानी मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, पोटेशियम ऑक्साइड में पानी मिला तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ऑल मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कोई कम रिएक्टिव होता है, कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम, ये विग्रसली जलते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, नहीं तो फिर ये कैच, उसमें फायर लग जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, जैसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर। ये वही वाली बात आ गई कि मैंने कहा था कि मैग्नीशियम रिबन को पहले घिसना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो उसको और ऑक्सीजन और रिएक्ट होने से क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। यही कारण है कि सोना कभी भी किसी के साथ जुड़ता नहीं है, इट इज अनरिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं है। नेचर में खान में से जब सोना निकलता है ना, तो वो एकदम बिना बिना किसी चीज के, बिना किसी इंप्योरिटी के होता है, उसको डायरेक्ट यूज किया जाता है। लेकिन अगर बाकी मेटल जैसे आयरन की बात करूं या किसी और जिंक की बात करूं, तो ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब जिंक अकेला नहीं मिलेगा तुम्हें, जिंक के साथ कुछ और चीजें मिलेंगी, जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, उसमें से प्योर जिंक को तुम्हें निकालना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड नेचर में प्योर पाया जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते ज्यादा। ठीक है, चलिए देन कुछ मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगता है, देखिए पहले मेटल और वाटर मिलाया तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला, मेटल ऑक्साइड में वाटर मिलाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है, मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत जल्दी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं वायलेंटली। अभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में, सोडियम को पानी में नहीं डाला, नहीं तो ब्लास्ट होता है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, सो दैट इवॉल्व हाइड्रोजन कैचेस फायर। देखो ये एक्सोथर्मिक है और हाइड्रोजन गैस तो निकला ही है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस को एक्सोथर्मिक हीट मिलेगा वो बर्न कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारे पास सोडियम वाटर हमने मिलाया, अब इस तरीके से ब्लास्ट हुआ पानी के अंदर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करना है, इट इज वेरी डेंजरस, हो सकता है हाथ पैर जल जाए, तो ऐसे काम करने नहीं है, बस समझने के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है।
चलिए, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेस, बहुत कम वायलेंटली, मतलब धीरे धीरे रिएक्ट करता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट, अब उसमें भी हीट तो जरूर निकलेगी। देखो, जब भी बेटा मेटल ऑक्साइड को पानी में डालूंगा ना, तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन ये उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है कि हाइड्रोजन में जला दे, हाइड्रोजन को बर्न कर दे, ऐसा नहीं है। तो ये वाले में उतना ज्यादा बर्न नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं उसके अंदर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है आपकी क्लास की, आपकी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है कि जैसे मेटल है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये स्टीम के साथ, नॉट विद कोल्ड और हॉट वाटर, इसके साथ स्टीम के साथ ध्यान रखना, रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में वाटर मिलाना है आपको, तो ये वाटर याद रहे स्टीम के फॉर्म में है, ठीक है, तो एल्यूमिना और हाइड्रोजन निकलेगा। देन आयरन में मिलाऊंगा वाटर, तो Fe3O4 और हाइड्रोजन मिलेगा। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, मतलब लेड एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, मतलब वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। लेड में, कॉपर में, सिल्वर में पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिल्वर को उठा के पानी के अंदर डाल दो, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, रिएक्ट नहीं करेगा ये उसके साथ, ठीक है। अब जैसे रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो ये रिएक्टिविटी है इसकी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, उससे कम पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और फिर आयरन, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इनका, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने लग जाएं, मतलब मेरे पास एक मेटल है जिंक, मैंने उसमें क्या करा, एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, तो बेटा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपकी बुक में ना इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मैं वो यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ। आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने एक एसिड भरा, ये एसिड मान के चलिए सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, और इसमें आपने जिंक के टुकड़े डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं इसको, जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में। जैसे ही आपने मिलाया तो देखो रिएक्शन क्या होगा, जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपका बनेगा क्या बेटा, सॉल्ट बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये अभी हमने यहाँ पढ़ा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो सॉल्ट बना जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। इस हाइड्रोजन गैस को यहां से निकलने देते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लगा के, एक आप पाइप लगाओ और पाइप लगा करके एक दूसरे सॉल्यूशन में इकट्ठा करो। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सोप सॉल्यूशन है, मतलब साबुन का सॉल्यूशन है। अब आप जानो साबुन पे जब आप फूकते हो तो क्या होता है, बबल्स बनते हैं। ये बबल्स जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर लगाओ एक कैंडल, और कैंडल लगाने से आप देखोगे कि ये जो बबल्स थे ना, ये ब्लास्ट हो जाते हैं, पॉप साउंड के साथ फटते हैं। ये पॉप साउंड के साथ फटना ये बताता है कि ये गैस था हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, तो हाइड्रोजन गैस था, ये कंफर्म हो जाएगा। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ये कंफर्म करने का ये एक्सपेरिमेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इस गैस की पहचान करो जो पॉप साउंड से फटता है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट इज, एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है एक्वा रेजिया, भाई बहुत खतरनाक सॉल्यूशन है। देखो सोने को पिघलाने का काम एसिड नहीं कर सकता, मैं H2SO4 में मिला दूं सोना, नहीं पिघलेगा, लेकिन अगर मुझे सोने को पिघलाना है तो एक तो तरीका है कि मैं उसको इतना हीट करूं कि उसके मेल्टिंग पॉइंट यानी हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाऊं, जो भी 2000-3000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अब यार इतनी हीट देने से अच्छा अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन मुझे मिल जाए तो कितना इजी रहे। तो एक तरीका है जिसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया, ये एक ऐसा एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हाई होती है कि इवन ये सोने जैसे हार्ड मटेरियल, सोने जैसे ऐसे एलिमेंट को जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता उसको भी पिघला देता है। इसे एक्वा रेजिया कहते हैं। एक्वा मतलब लैटिन वर्ड में इसे रॉयल बोलते हैं और रेजिया माने वाटर, तो रॉयल वाटर है ना। अब इसमें क्या है, आपको HCl लेना है और नाइट्रिक एसिड लेना है, वो भी रेशियो फिक्स है, HCl 3 और नाइट्रिक एसिड 1, मतलब अगर आप 3 ml HCl ले रहे हो तो बेटा 1 ml आपको उसके अंदर नाइट्रिक एसिड मिलाना है, ये रेशियो फिक्स रहना चाहिए। मतलब 3 लीटर HCl तो 1 लीटर HNO3, 3 ग्राम HCl तो 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड, ये रेशियो 3:1 रहेगा। तो दोनों को जब मिक्स करते हैं लैब में और उसमें अगर आपने गोल्ड रख दिया तो बेटा ये गोल्ड को भी पिघलाने की क्षमता रखता है, इसी को एक्वा रेजिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक एक्टिविटी है हमारे पास, इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको मेटल, हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर ना चैप्टर 1 में जो आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस, उसमें बहुत टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जरा इस चीज को एक बार ध्यान से समझना।
मैंने क्या करा बच्चों, पुट अ क्लीन कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब एक कॉपर वायर का टुकड़ा लिया और उसको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, एंड एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब, मतलब दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक में क्या करा, कॉपर सल्फेट लिया, आयरन डाला, आयरन का टुकड़ा डाला, एक में आयरन सल्फेट लिया, कॉपर का टुकड़ा डाला, ये देखने के लिए कि दोनों में से किस में रिएक्शन होगा। अब आप चेक करेंगे कि Fe जिसमें था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसने FeSO4 और कॉपर बनाया। इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो सल्फेट पहले कॉपर के साथ था वो आयरन के साथ पहुंच गया और वो बन गया FeSO4। ऐसा क्यों हुआ, आयरन ने कॉपर को हटा के खुद सल्फेट के साथ क्यों बैठा, बेटा ये तभी हो सकता है ना जब, सुन सोचो, तुम और तुम्हारी दोस्त, है ना, तुम और तुम्हारे दोस्त कहीं जा रहे हैं, कोई तीसरा बंदा आता है और तुम्हें हटा देता है और तुम्हारे दोस्त को लेकर चला जाता है, कब हो सकता है, जब वो जो आने वाला बंदा है वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमसे ज्यादा एक्टिव हो, राइट और नॉट। अगर मैं ज्यादा एक्टिव हूँ या अगर तुम ज्यादा एक्टिव हो, तुम उसको भगा दोगे, तुम रिएक्ट करने नहीं दोगे अपने दोस्त के साथ। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ हो रहा है, आयरन ने कॉपर को भगाया, इसका सीधा सा मतलब है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो देखो FeSO4 और कॉपर बनाया, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया और सॉल्यूशन बेटा ग्रीन कलर का हो जाएगा। कॉपर सल्फेट वैसे ब्लू कलर का होता है, तो ब्लूइश नेचर खत्म होकर ग्रीन कलर शो होने लगेगा, क्योंकि FeSO4 का कलर कैसा है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज, पता कैसे लगेगा मुझे कि यार कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं है, तो ये एक सीरीज है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये सीरीज है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, देखो यहाँ पे गोल्ड नीचे, तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, हमने पढ़ा भी है पोटेशियम सोडियम इतने रिएक्टिव है कि इनको केरोसिन ऑयल में डुबाना पड़ जाता है। तो ये सीरीज हमको याद रखनी होगी, इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं याद करने के, स्कूलों में अलग अलग तरीके से याद कराया जाता है, तो आप वैसे जैसे याद कराया जाता है आप वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे बहुत सारे तरीके भी हैं इसको करने के, मैं एक तरीका आपको लिख करके दिखाता हूँ एलिमेंट्स का कि क्या आपको याद कर सकते हो। देखो ये यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आप चीजों को याद रख सकते हो एक्टिविटी सीरीज में, हमारी बुक से थोड़े से ज्यादा ही है इसमें, एक दो चीजें वो आपको याद रखना है। जैसे देखो पोटेशियम, मतलब कि के का सिंबल था वैसे तो पोटेशियम का, तो इसने क्या करा, पोटेशियम के लिए हमें दिखाया है कि आपको कैसे याद रखना है। पोटेशियम वैसे के होता है, सबके सिंबल पहले लिख देता हूँ, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन कॉपर Cu, फिर बेटा नीचे है सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, गोल्ड Au। अब देखो इनको नाम कैसे याद रखना है आपको, पोटेशियम P से शुरू है तो इसको कहना है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये आप तरीका याद रख सकते हो। अब ये कैसे करेगा, देखो प्लीज P से शुरू है, P फॉर पोटेशियम, सिल्वर S से शुरू है, S फॉर सोडियम, कॉलिंग C से शुरू है, C फॉर कैल्शियम, मी M से शुरू है, M से मैग्नीशियम, ए फॉर क्या, अल्युमिनियम, केयरलेस में जो सी है वो कार्बन, जेब्रा में जेड यानी जिंक, इंस्टेड में आई मतलब आयरन, ट्राई में टी मतलब टिन। ऐसे करके तुम लर्न कर सकते हो, अपने अपने तरीके बना सकते हो। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करें कैसे सवाल आते हैं, जैसे था Fe ने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो क्या करेगा, और कॉपर ने Fe सल्फेट से रिएक्ट किया आयरन सल्फेट से तो क्या होगा। अब जरा इस रिएक्शन को देखो, मुझे सबसे पहले ये बताओ आयरन कॉपर को हटा पाएगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो क्या आयरन ऊपर आता है, क्योंकि ऊपर वाली चीजें ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। अब आप देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर बेटा ये रहा, कॉपर इस जगह पर नीचे है, ठीक है। और आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा। ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर आ रहा है आयरन, यानी आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को हटा करके खुद बैठ जाएगा और FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। अब क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा, नहीं, कॉपर नीचे है, रिएक्टिविटी में कम है, तो यहां आपका नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से चीजें ध्यान रख सकते हो, ठीक है बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आता है नोबल गैसेस क्या है। देखो नोबल गैसेस से आपको ना बड़ा एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, बताओ मुझे एक चीज का जवाब दो, हम आज पढ़ क्यों रहे हैं, या मैं आज पढ़ा क्यों रहा हूँ, या हर दुनिया में जो बंदे हैं आपके फादर आपके मदर काम क्यों कर रहे हैं। हम जितने भी लोग हैं, लोग ही नहीं हर एक चीज, जानवर इंसान जो भी चीजें हैं यार,
हर कोई मेहनत करता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। दुनिया का नियम है, आज आप पढ़ रहे हो, आज आप मेहनत कर रहे हो ताकि आप कल को स्टेबल हो सको, स्टेबल होने के लिए, राइट और नॉट? तो स्टेबल होना ही हमारा मकसद है। वैसे ही बेटा एलिमेंट का भी मकसद स्टेबल होना है। हर एक एलिमेंट को उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा कल को तुझे स्टेबल होना है और स्टेबल होके नोबल गैस बनना है। नोबल गैस कौन? इनर्ट गैस, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिनको काम नहीं करना पड़ता। यार सिंपल सा वर्ड है, तुम्हारे जिंदगी का मकसद है काम ना करना। आज मेहनत करोगे तो कल को काम कम करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। देखो मेहनत दुनिया में हर कोई कर रहा है, लेकिन कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना, ये लोगों का मकसद होना चाहिए। सीट पे बैठ करके पैसा, बेटा मेहनत तो वो भी कर रहे हैं जो रोड पे गोलगप्पे बेच रहे हैं या फिर मान लो टिक्की बेच रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत उनकी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचो तुम कि वही मेहनत में अगर आप जितना पैसा वो कमा रहे हैं उतना मेहनत करके, क्या एक बढ़िया ऑफिसर कम मेहनत में ज्यादा पैसा नहीं कमाता? क्यों? क्योंकि उसने पहले बचपन में मेहनत कर डाली है। तो यही लाइफ का मकसद होता है बेटा कि आज हम काम कर लें ताकि कल को हम आराम कर लें। तो सिमिलरली आज एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा कर ले ताकि आगे चल के वो नोबल गैस या इनर्ट गैस बन जाए और रिएक्शन ना करना पड़े। तो सोडियम की मम्मी भी उसको यही कहती है कि बच्चे, सोडियम बेटा तुम्हारे लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो इसको किसी को डोनेट कर दो या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि तुम्हारे 8 हो जाए। तो सोडियम को दिखता है ज्यादा आसान है किसी को एक दे देना, तो ये एक किसी को दे करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब आप कहोगे बेटा ऑक्टेट पूरा करके क्या फायदा हुआ? तो बेटा देखो 2 और 8 क्या होता है? 10, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? नियोन में। और नियोन एक नोबल गैस है या इनर्ट गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा करके इनर्ट गैस बन गया। ये था इसका मेहनत, और यही हमने पढ़ना है नोबल गैसेस में कि नोबल गैसेस कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है। दे शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं करते, एक्टिविटी होते ही नहीं एक्टिव ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। जितने मेटल्स हैं वो नोबल गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, आप देखना इनके सबके ऑक्टेट पूरे आपको दिखेंगे, या तो ऑक्टेट पूरे या ड्यूप्लेट पूरे, या तो 2 होंगे लास्ट में या 8 होगा। तो ये थे नोबल गैसेस। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने का। चलो अब थोड़ा सा सोडियम के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल, जब आपस में रिएक्ट करता है ना तो एक नए टाइप का कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की बात हुई है कि सोडियम एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अभी जैसा कि मैंने बताया, सोडियम की मम्मी कहती है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो सोडियम रेडी है अपने एक इलेक्ट्रॉन देने को, बट उस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? उसको लेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या होता है, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है। जरा देखो इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, ठीक है, ओनली 1 है। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 है, 5 6 7। रीजन क्यों 7? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2 8 7। ये किसी से एक ले सकता है ऑक्टेट करने के लिए, 7 किसी को दे सकता है। ज्यादा आसान है एक इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि 7 देने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो क्लोरीन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है। सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पे प्लस का चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आ गया। इस तरीके से इस कंपाउंड को हम लोग दिखाते हैं। तो यही हमने यहाँ पे बना रखा है कि सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया और NaCl बनाया। इस तरीके की चीजों को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये है आयनिक कंपाउंड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों का लालच इसमें निहित है, दोनों का लालच इसमें बसा है कि यार दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल हो चुके हैं और कोई अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोना चाहता। दे आर देयरफॉर, इनके बीच में जो लालच का बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और यही खासियत है आयनिक बॉन्ड की। अब जैसे मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2 8 2, लास्ट में 2 है, यानी ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर क्लोरीन को देखें तो बच्चों क्लोरीन के पास तो सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे में क्लोरीन सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, 2 थोड़ी ले लेगा। तो इसीलिए आपको एक क्लोरीन नहीं 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरे क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन वो रख लेगा। जैसे ही मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो Mg2+ बना। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने लिया था, हाउ मेनी क्लोरीन आर देयर? 2, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ये हुआ आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, MgCl2 जो मैंने यहाँ लिखा है। सो इन्हीं को बेटा आयनिक कंपाउंड
या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस और माइनस और इससे जुड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट हो गए। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड्स बहुत हार्ड हैं, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। क्यों हार्ड है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अभी पढ़ा ना, पॉजिटिव नेगेटिव लालच का बॉन्ड है, लालच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है उन्हें, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये ब्रिटल है, मतलब ब्रेक हो जाते हैं पीसेज में। नमक आपके किचन में नमक पाउडर फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन समुद्र से पाउडर के फॉर्म में नहीं बच्चों, क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, बड़े बड़े टुकड़ों में आता है। वो बड़ा टुकड़ा अगर आपने कभी नमक का देखा हो, वो अगर आपके हाथ से छूट के नीचे गिरा ना, तो वो टुकड़े टुकड़ों में बदल जाएगा, वो ब्रिटल होता है। जैसे कि कांच, कांच क्या है, शीशा क्या है, ब्रिटल है, गिरता है तो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो जो भी चीजें टुकड़ों में टूट जाए उसी को ब्रिटल बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल बिकॉज ये ब्रेक हो जाते हैं पीसेस में। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा है, मेल्ट होना ही नहीं चाहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फिर आती है बात सोल्यूबिलिटी। अब आप भी जानते हो कि पानी के अंदर नमक कितनी आसानी से घुल जाता है, तो NaCl यानी नमक, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन अगर आप इसको केरोसिन ऑयल में घोलने की कोशिश करोगे तो वो बच्चों नहीं घुलेगा। ठीक है, याद रखना, किस में घुलता है, वाटर में सोल्यूबल और केरोसिन ऑयल में इनसोल्यूबल होता है आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसके पास और भी प्रॉपर्टी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात करें तो इसमें दो अलग अलग चीजें आती है। अगर आप सॉलिड फॉर्म में करेंगे, जैसे नमक लिया पाउडर फॉर्म में, उसमें आप कोशिश करो बिजली पास करने की, तो नहीं होगा। सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर। लेकिन वही अगर आप आयनिक कंपाउंड को लिक्विड फॉर्म में ले आओ, पानी मिला के उसको मोल्टन स्टेट में बना दो, तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि पानी के अंदर मोल्टन स्टेट में इसके जो आयंस थे ना, सोडियम और क्लोरीन, ये टूट जाते हैं और आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये क्या करते हैं, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, क्योंकि इसके अंदर आयंस ये फ्रीली घूमते हैं। कौन से आयंस? सोडियम का Na प्लस, क्लोरीन का Cl माइनस, ये दोनों के दोनों फ्रीली घूमते हैं और इसीलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल जमीन से जब निकलता है या किसी खान से निकलता है तो वो किस तरीके का होता है और हम उसमें से प्योर मेटल को कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जमीन से तुम्हें एज इट इज मेटल निकल जाएगा, ठीक है, प्योर निकल जाएगा। सिर्फ गोल्ड ही ऐसा है जो प्योर निकल जाता है, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता वो किसी के साथ। लेकिन बाकी के जो मेटल्स है, दे आर रिएक्टिव, तो वो रिएक्ट करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में मेजर सोर्स ऑफ मेटल है, जितने मेटल्स हैं वो अर्थ के क्रस्ट यानी मिट्टी से ही निकलता है, और ये फाउंड होते हैं फ्री स्टेट में या कंपाउंड बना के, मतलब किसी का रिएक्ट हो जाते हैं। अब आपको सी वाटर ऑल्सो कंटेन सोल्यूबल सॉल्ट, सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह समुद्र से भी मिलता है, आपको पता है नमक समुद्र से निकलता है, तो ये बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। पहली डेफिनेशन क्या है बच्चों, मिनरल्स की, और दूसरी ओर्स की। ये दोनों क्या है, देखो, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, और मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल आर कॉल्ड ओर्स, उसे ओर कहते हैं। अब एक वैसी बहुत सिंपल सी कहानी से समझाता हूँ। मान के चलो एक पहाड़ था आपके घर के पास, ठीक है, एक पहाड़ था। इस पहाड़ के पास एक राम नाम का लड़का रहता था। राम ने सोचा, राम को पता लगा कि यार इस पहाड़ में ना बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, और ये पहुंच गया मेटल निकालने के लिए। मान के चलो इसको एक पत्थर मिला, बड़ा सा पत्थर मिला उसी खान के अंदर, और इस पत्थर के अंदर आयरन छुपा है। उसको पता है कि ये आयरन है, लेकिन अब वो देखता है कि आयरन को अगर इसमें से निकालना है, क्योंकि आयरन कंपाउंड बना के होगा, FeO3, मतलब आयरन ऑक्साइड होगा या आयरन सल्फेट होगा, मुझे प्योर आयरन निकालना है। अब राम इसमें से प्योर आयरन निकालना चाहता है, उसको ये पता है कि अगर इसमें से उसने प्योर आयरन निकाला तो उसका खर्चा, उसका कॉस्ट आ रहा है बच्चों 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, मतलब आयरन का निकालने का खर्चा 20 रुपए पर केजी है। और राम को ये पता है कि मार्केट में इसका रेट 15 रुपए पर केजी है आयरन का, मतलब लोहा 15 रुपए किलो में बिकता है। जबकि इसको पता है अगर पत्थर से आयरन निकालेगा तो 20 रुपए पर केजी आएगा, यार महंगा पड़ेगा ना, क्यों निकालेगा, कोई बेवकूफी होगा कि 20 का खरीद के 15 का बेचेगा, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में जब आप ये देख रहे हो कि प्रॉफिटेबली आप नहीं निकाल सकते, मार्केट में 15 का निकालने का खर्चा ही 20 हो जाए, तो ऐसे में वो क्या कहलाते हैं, वो मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसे मिनरल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आयरन, राम के लिए ये जो पत्थर है ये मिनरल है, ये और नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर इस पत्थर में से आयरन निकालने का खर्चा 5 रुपए पर केजी होता और मार्केट में वही 15 रुपए का रेट होता,
तो बेटा प्रॉफिट है ना 10 रुपए का, तो अभी भी 5 का निकालेगा, 15 का बेचेगा। तो ऐसे केस में यही मिनरल अब ओर कहलाएगा। तो डेफिनेशन में सिर्फ एक माइनर सा फर्क है, ओर और मिनरल दोनों जमीन से निकलते हैं, ओर और मिनरल दोनों में से मैं मेटल निकालूंगा, लेकिन जिसमें से मेटल निकालने में पैसा प्रॉफिटेबल रहे, कम पैसे में निकल जाए, वही मेरा ओर होता है। ठीक है, यानी कहने को हर एक मिनरल ओर नहीं है, लेकिन हर एक ओर मिनरल है। याद रहेगा? तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब देखो यहां पर कैसे निकालते हैं हम लोग मेटल्स को। तो उसके लिए 3 टाइप से बांटे गए हैं मेटल्स को। ये एक सीरीज है, एक आपको आपकी बुक में फ्लो चार्ट बना हुआ है। उससे पहले आप देखो रिएक्टिविटी की एक सीरीज आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस जाते हैं, हाई वेरी हाई रिएक्टिव है। जिंक से लेकर कॉपर तक मीडियम रिएक्टिविटी है, सिल्वर को ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी को तीन सीरीज में बांट दिया गया। अगर हम फ्लो चार्ट की मदद से समझें तो हम इसमें देखेंगे, इस फ्लो चार्ट के अंदर देखो, इस फ्लो चार्ट के अंदर कि ओर्स को निकालने का तरीका क्या है। एक सेकेंड। ओके, ओर्स को निकालने का तरीका क्या है, तो जरा देखो बच्चों, यहां पर हमारे सामने कि ओर हमें मिला, ओर को निकालना था, मिनरल्स बनाना था। इसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, की ओर को कंसंट्रेट करना है, निकालना है उसमें से प्रॉफिटेबली। तो 3 तरीके थे ना, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। 3 टाइप के मेटल्स हैं और तीनों को निकालने का अलग अलग तरीका है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी में। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाला या तो सल्फाइड बनाता है या तो कार्बोनेट का ओर बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जिंक समझ लो, तो जब मिट्टी से जिंक निकलेगा ना, तो या तो जिंक कार्बोनेट होगा या जिंक सल्फाइड होगा, ये दो हो सकते हैं। तो वही अगर सल्फाइड ओर है, जैसे कि जिंक सल्फाइड है आपके पास, या कार्बोनेट ओर है, तो यानी कि जिंक कार्बोनेट है आपके पास, तो जिंक सल्फाइड को रोस्टिंग करना है ना। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, और अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करना है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना। दोनों हीट करके बेटा सेम चीज बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड, जिसको फिर आपको रिड्यूस करना है और आपको प्योर मेटल मिलेगा। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान के चलो कि मेरे को ना नेचर से मिला जिंक सल्फाइड, ठीक है, या फिर मुझे मिला जिंक कार्बोनेट, यही दो हो सकता है। मीडियम रिएक्टिविटी के लिए दो बन सकते हैं, तो सल्फाइड या कार्बोनेट। ये था हमारे सीरीज में, ये था हमारे फ्लो चार्ट में। सल्फाइड को क्या करते हैं, तो आपने अभी देखा कि अगर आपके पास सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करनी पड़ती है। तो बेटा रोस्टिंग करने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन डालोगे और हीट करोगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने को ही रोस्टिंग कहते हैं। जैसे ही आप रोस्ट करते हो ना, तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड को आउट कर दो। बैलेंसिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ मेटल समझा रहा हूँ। तो मेटल का ऑक्साइड बन गया। अब ये मेटल का ऑक्साइड को आपको रिडक्शन करना है, यानी आप कार्बन मिलाएंगे। कार्बन मिलाने से इसका रिडक्शन हो जाता है और ये ऑक्साइड बेटा का ऑक्सीजन कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाएगा और आपके पास खाली जिंक बचेगा, जो कि प्योर फॉर्म में आ गया। तो देख रहे हो, जिंक सल्फाइड एक ओर था, इस ओर से हमने प्योर जिंक कैसे निकाला, रोस्टिंग करके। वहीं पर अगर कार्बोनेट होता, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, तो इसमें तुम्हें डायरेक्टली हीट करना है बिना ऑक्सीजन के, इसी को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो हीट तो कैल्सिनेशन में भी होता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के, बहुत कम ऑक्सीजन देना है। तो बेटा जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गया। अब फिर से मेटल ऑक्साइड आपके पास है, तो क्या करते हो, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करो, कार्बन डालो तो रिडक्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, प्योर जिंक आपको अलग मिल जाएगा। तो ये दोनों तरीके थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे आपको बता दूं कि रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग क्या है, हीटिंग एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसी को रोस्टिंग कहते हैं। वहीं पर कैल्सिनेशन की अगर डेफिनेशन आई तो आप क्या लिखेंगे कि हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, इसी को कैल्सिनेशन कहते हैं। बिना ऑक्सीजन के हीट करो तो कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन के साथ हीट करो तो रोस्टिंग। चलिए
अब देखो ओर्स के से जब आप प्योर निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद कुछ घटिया चीजें, कुछ इंप्यूरिटीज बचेंगी, वही इंप्यूरिटीज गैंग कहलाती है। तो ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी, जैसे मिट्टी, सॉइल, ये सारी चीजें, ये सभी गैंग कहलाती है। तो गैंग्स आर रिमूव्ड बाय वेरियस सेपरेशन टेक्निक, अलग अलग तरीके हैं गैंग को हटाने के। आपने गांव में देखा होगा कि जब गेहूं निकलता है ना, तो उसके बाद उसको एक पंखा चला करके और ऐसे 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 निकालते हैं, उसको कहते थे विनोविंग। हवा की मदद से सारा डस्ट पार्टिकल उसमें से निकल जाता है, प्योर जो हैवी गेहूं के पार्टिकल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी एक तरीका था। तो उसमें जो हस्क था, यानी जो छिलके थे या फिर कूड़ा कचरा था जो गेहूं में मिला हुआ था, वो सभी गैंग थे। उन गैंग्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें थी। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा कि मेटल्स जिसकी लो रिएक्टिविटी है उसको कैसे निकालो। तो देखो लो रिएक्टिविटी वाला ना सल्फाइड बनाता है हमेशा, सल्फाइड और। उस सीरीज में आप चेक करोगे अगर हमारे, तो इस सीरीज के अंदर यहाँ लिखा है, देखो लो रिएक्टिविटी वाले में सल्फाइड और बनता है खाली। कौन सा? सल्फाइड और। तो सल्फर रहेगा इसके साथ। और आगे का प्रोसेस तुम समझ ही गए हो कि अगर सल्फर है तो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे सीधा सीधा रोस्टिंग करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है सिनाबार, HgS, मर्करी सल्फाइड को सिनाबार कहते हैं। तो सिनाबार जो है ZnHgS, तो HgS को पहले रोस्टिंग किया यानी ऑक्सीजन मिलाया। तो देखो HgS में ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बनेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा। अब इस मेटल ऑक्साइड को क्या करोगे? कार्बन मिलाओगे यानी आप रिडक्शन करोगे। तो इस HgO में कार्बन मिला करके आपको प्योर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे लो रिएक्टिविटी वाले एग्जांपल। मीडियम रिएक्टिविटी ऑलरेडी बताई दिया मैंने कि सल्फाइड रहेगा या कार्बोनेट रहेगा। सल्फाइड रहेगा तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन करेंगे, जब कार्बोनेट होगा तो ये दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ दोनों की डेफिनेशन लिखी है, वैसे मैंने लिखवा भी दी थी। कैल्सिनेशन क्या है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन में करते हैं। रोस्टिंग में क्या है? स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा एयर होगा या ऑक्सीजन होगा। चलिए नेक्स्ट आता है, देखो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने का एक सवाल आता है कि रेलवे ट्रैक्स को कैसे जोड़ा जाता है अगर टूट जाता है तो। रेलवे ट्रैक्स के जो बीच के क्रैक्स होते हैं उसको जोड़ा जाता है थर्माइट रिएक्शन से। ये थर्माइट रिएक्शन क्या है? कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। तो मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट, इसमें मेटल्स को गर्म करके मोल्टन स्टेट में यानी लिक्विड स्टेट में लाते हैं, फिर कूल हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है। तो यही चीज है कि रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं। देखो रिएक्शन Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो आयरन अलग हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग होता है और हीट बनता है। इसी को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो ये यूज होता है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए या क्रैक मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए, जितने मेटल्स के हैं उससे जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है बेटा हाई रिएक्टिविटी वाले को कैसे अलग करोगे। देखो एक इसके लिए आपके पास एक रिएक्शन, आपके एग्जाम में डायग्राम में, आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है इस टाइप का। इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। तो बैटरी से कनेक्ट करना है दोनों इलेक्ट्रोड्स को। एक इलेक्ट्रोड आपका कैथोड और एक एनोड होता है। ठीक है, तो जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है और नेगेटिव टर्मिनल वाला आपका कैथोड होगा। तो मान के चलो मुझे ना प्योर कॉपर निकालना है, प्योर कॉपर निकालना है, तो आपको सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लेना पड़ेगा। प्योर कॉपर निकालना है, कॉपर का कोई आपके पास और था जो मिलावट वाला था, तो मिलावट वाले को ना आप एनोड पे टांग दो। मतलब आप एनोड पे ऐसा पार्ट टांग दो जिसमें मिलावट है, जिसमें मिक्स है कुछ ना कुछ। ठीक है, उसको टांगा। अब निकालना क्या है? प्योर कॉपर। तो एक प्योर कॉपर का छोटा सा टुकड़ा पहले से कैथोड के ऊपर टांग दो। ठीक है, ये आपने कहीं बाहर से खरीदा प्योर कॉपर, जो निकालना था आपको कॉपर, तो प्योर कॉपर ऑलरेडी लेके टांग दिया। रिएक्शन होगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें से कॉपर निकलेगा और आपके कैथोड वाले पे जाकर के बच्चों इकट्ठा होने लगेगा कॉपर यहाँ पे। और जितनी इंप्यूरिटीज थी ना इसमें, वो नीचे इकट्ठा होने लगेगी, यहाँ पर नीचे इकट्ठा होगा इंप्यूरिटीज। इसी इंप्यूरिटीज को एनोड मड भी बोलते हैं, क्योंकि एनोड से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और कीचड़ बन गया, तो दैट इज कॉल्ड एनोड मड। तो ये था हमारा जो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो यह वही बात है कि जो बीच में आप लिक्विड भर रहे थे वो कॉपर सल्फेट मैंने डाला था। एनोड पे क्या किया? इम्प्योर कॉपर जो मिलावट वाला था, और कैथोड पे प्योर कॉपर टांग दिया। और प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, कोरोजन, जंग लगना। बहुत फेमस है यार, जंग लग जाती है चीजों में, लोहे की चीजें जल्दी जंग लग जाती है। जंग क्या होता है? अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं, इसमें कोई डेफिनेशन वैसे लिखा हुआ नहीं है, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं कोरोजन की।
तो अगर कोरोजन को डिफाइन करने को आता है तो आपको क्या लिखना है, स्लोली ईटिंग अवे, slowly eating away of the surface of metal, of the surface of metal under under the influence of, किसके कारण, तो under the influence of water, वाटर के अलावा मॉइस्चर और इसके अलावा एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। तो बेटा कोरोजन तीन कारणों से होता है, पानी से, मॉइस्चर से, एसिड से। इसकी मदद से धीरे धीरे मेटल के पार्ट स्लोली ईटिंग अवे यानी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, इसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, आप देखते हो चांदी के जो गहने होते हैं आपके मम्मी के पास, जो भी चांदी के गहने हैं वो सभी धीरे धीरे काले हो जाते हैं समय के साथ, फिर उसको साफ करवाने का पंगा अलग पालो। तो ये जो ब्लैक हुआ ना, ये ब्लैक उसका जंग था बेटा। जंग का सीधा मतलब ये मत समझना कि किसी में जंग लगा है तो ब्राउन ही लगेगा, ब्राउन कलर लोहे का जंग है, लेकिन हर एक मटेरियल का जंग का रंग अलग अलग होता है, कोरोजन का कलर अलग अलग होता है। इसी कोरोजन को रस्टिंग भी बोल देते हैं आयरन के केस में। तो कोरोजन अगर आप देखो सिल्वर का तो वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। when exposed to air, this because reacts with sulfur in the air, हवा में सल्फर मौजूद है, उस सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, वो सिल्वर सल्फाइड ही उसको काला करता है, ठीक। नेक्स्ट है कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है स्लोली स्लोली और शाइनी ब्राउन सरफेस खो देता है और ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर के ऊपर, तो कॉपर का जंग ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आयरन एक्सपोज टू मॉइस्चर, आयरन का आप सभी जानते हो उसी को रस्टिंग बोलते हैं आयरन के केस में। तो लोहे में रस्टिंग होती है, जंग लग जाता है। अब कैसे रोकोगे इन सबको, प्रिवेंशन कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहली चीज प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका है पेंट कर दो। बेसिकली क्या है ना, जंग लग क्यों रहा है, अगर मेरा मान लो ये मेटल का पेन है तो इसके ऊपर सीधा एयर आया और कांटेक्ट कर दिया इसके साथ, मुझे ना उस कांटेक्ट को रोकना है। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई एक लेयर लगा दूं ताकि कांटेक्ट सीधा इसके साथ हो ही ना पाए, सीधी सीधी बात है कोरोजन से बच जाओगे। तो मेटल के ऊपर एक कोटिंग करनी है, तो चाहे आप पेंट से करो तो पेंटिंग करते या ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो, या गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, एलोइंग, इन सभी के अंदर एक ही चीज हो रहा है, मेटल के ऊपर एक लेयर लगा रहे हैं जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, देखो गैल्वेनाइजेशन के अंदर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कोई भी चीज आप नया नया खरीदो ना, जैसे नया हैंडल, नया अलमारी का हैंडल, नई कुंडी, आप ऐसे देखना कि वो जो उसके ऊपर जो लगा होता है ना हैंडल, चमकीला शाइनी होता है और धीरे धीरे टाइम के साथ उसका शाइनीनेस चला जाता है, खो जाता है। असल में वो क्या था, लोहे की चीज के ऊपर लेयर थी जिंक की, उसी जिंक को लेयर को जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था गैल्वेनाइजेशन टेक्निक कहते हैं। ऐसे ही आता है एक टेक्निक बेटा अलोइंग। तो अलोइंग क्या है, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस मिलाते हैं, चाहे मेटल चाहे नॉन मेटल, ताकि गेट अ न्यू डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाए, कम जंग लगे उसके अंदर, वो अलॉय बन जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय। दो मेटल या दो नॉन मेटल के जो मिक्सचर्स हो रहे हैं ना, उसी को अलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। जंग नहीं लगता जल्दी इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद है एग्जाम्पल कुछ कि प्योर आयरन इज नेवर यूज, कभी भी ना प्योर लोहे को कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि प्योर लोहा बड़ी आसानी से खींच जाता है, मतलब मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, तो वेरी सॉफ्ट, ज्यादा सॉफ्ट है, इतना भी नहीं कि हाथ से खींच लोगे, लेकिन सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसीलिए उसमें 0.05% कार्बन मिलाते हैं ताकि वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो मार्केट से जो लोहे की चीज लाते हो उसमें कार्बन मिला होता है, तभी वो स्ट्रॉन्ग हो पाता है। आयरन को निकल एंड क्रोमियम फॉर्म स्टेनलेस स्टील, अगर आप आयरन के अंदर निकल या क्रोमियम मिला देंगे, निकल क्रोमियम, तो वो स्टेनलेस स्टील बनेगा। कई चीजें ना स्टेनलेस स्टील की बनती है, बर्तन आप लोगों के, तो आयरन में निकल क्रोमियम मिलाया जाता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, अगेन सोने से भी, जो 24 कैरेट का सोना बहुत सॉफ्ट होता है, हाथ से उसको मोड़ सकते हो, इसीलिए सोने में भी मिलावट की जाती है। तो 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट आप ऐसे सुनते होंगे। तो 24 कैरेट बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए इसका सुटेबल नहीं है ज्वेलरी बनाने के लिए, तो इसमें सिल्वर, कॉपर ये सब मिलाते हैं और 22 कैरेट गोल्ड बनाते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए, है ना। जैसे कि 22 कैरेट का मतलब क्या है, उसमें 2 पार्ट कॉपर है और 22 पार्ट गोल्ड है। 22 कैरेट मतलब 22 पार्ट गोल्ड है, 2 पार्ट कॉपर है। 18 कैरेट बोलेंगे तो 18 पार्ट गोल्ड है, 4 और बाकी का बचा कितना, 6 पार्ट वो कॉपर वगैरह हो जाता है, कॉपर या सिल्वर मिला। तो ये था हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में हमने देखा और पूरे के पूरे चैप्टर में से जो भी डाउट्स है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करो,
आई विल रिप्लाई इट, ठीक है। और आप इसके अलावा अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। बहुत इजी चैप्टर था, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, और एग्जाम में हम पक्का इसी में से आएगा और बहुत स्कोरिंग होगा। थैंक यू।